नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर सामान्य हिंदी क्लासेस। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण एवं रचना से संबंधित उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थियों के साथ यूपीएससी, पीसीएस, नेट, स्लेट, टेट तथा अन्य सभी राज्य एवं केंद्र स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। सुप्रभात। यह है वर्णमाला सीरीज का 6वां लेक्चर। इसके पहले वर्णमाला सीरीज में 5 लेक्चर हो चुके हैं। 5वें लेक्चर में हम बता रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है इसको हमने बताया, और साथ में 3 आधारों पर स्वरों के वर्गीकरण को भी बताया। एक तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, फिर उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और इसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसको विस्तार से हमने बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं प्रयत्न किसे कहते हैं। प्रयत्न से मतलब है प्रयास। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले में से लेकर के होठ तक अलग अलग मुख अवयव हैं, इनके जरिए हम कुछ न कुछ कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, यानी इनका सहयोग लेते हैं। हमने वर्ण की परिभाषा में बताया था कि वर्ण ऐसी ध्वनियां नहीं हैं जो अपने आप मुंह से अनायास निकल जाती हों। वर्ण ऐसी ध्वनियां हैं जिसको हम जानबूझ करके प्रयास पूर्वक बोलने की कोशिश करते हैं, तब वो हमारे मुख से निकलती हैं। तो जब हम प्रयास पूर्वक निकालते हैं ध्वनियों को, वर्णों को का उच्चारण करते हैं, तो निश्चित रूप से क्या प्रयास करते हैं ये पता होना चाहिए। तो हम क्या प्रयास कर रहे हैं इसी को बोलते हैं प्रयत्न। यानी हमारे गले से लेकर के होठ तक जो अलग अलग मुख अवयव हैं और गले से जो वायु बाहर आ रही है, इन सब का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वर्णों के उच्चारण में, इसको बोलते हैं प्रयत्न। अब ये प्रयत्न भी कई तरह के होते हैं, क्योंकि कई सारे मुख अवयव हैं, सबका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। तो इन सभी के आधार पर कई सारे प्रयत्न होते हैं। तो कितने तरह के प्रयत्न होते हैं उनको देखते हैं, फिर उन सभी के आधार पे अलग अलग हम स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रयत्न कितने तरह के होते हैं। प्रायः आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से 5 तरह के प्रयत्नों से संबंधित वर्गीकरण पूछे जाते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण, पहला जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर है? स्वर तंत्री में कंपन या तारत्व प्रभाव के आधार पर। स्वर तंत्री क्या होती है? हमारे गले में हमने बताया था एक वोकल कार्ड है, इससे जब वायु होकर के गुजरती है, बाहर आती है, तो स्वर तंत्री में कंपन होता है। ये ठीक वैसे ही कंपन होता है जैसे किसी तार वाले वाद्य यंत्र के तार को जब हम छेड़ते हैं तो उसमें झंकार पैदा होती है और तार देर तक हिलता है, उससे गूंज या नाद पैदा होता है। तो इसीलिए इसको तारत्व प्रभाव भी कहते हैं। एक तो स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, या दूसरा इसका नाम है तारत्व प्रभाव के आधार पर। तीसरा जो भेद है मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु बाहर आती है, तो जो मुख से वायु बाहर आती है उसकी मात्रा, ज़्यादा वायु, किसी वर्ण को बोलने में ज़्यादा वायु बाहर निकालना होता है तो वो एक अलग वर्ण का प्रकार है। किसी वर्ण को बोलने में कम वायु निकालना पड़ता है। तो ये जो वायु की मात्रा है इसको बोलते हैं वायु संवेग। एक और नाम बोलते हैं वायु की मात्रा बोलिए या वायु संवेग, एक ही बात है। तो दोनों टर्म याद रखना है। यानी वर्णों के उच्चारण के समय निकलने वाली वायु की मात्रा या वायु संवेग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और तीसरा है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति का मतलब होता है जब हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा जो ओष्ठ है या होठ है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे खुल रहा है। कुछ वर्णों के उच्चारण में होठ जो गोल होता है ओ ऐसे बोलते हैं, कुछ वर्णों के उच्चारण में होठ जो है ऐसे खुलता है, ऐसे चौड़ाई में खुलता है, और कुछ में ऐसे गोल खुलता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हमारे होठ खुलते हैं, होठों की आकृति बनती है, इसलिए इसको कहते हैं होष्ठाकृति के आधार पर उच्चारण। इसके बाद आता है मुखाकृति के आधार पर। यह भी एक प्रयत्न है। जब हम अलग अलग वर्णों को बोलते हैं तो किसी में मुख को कम खोलते हैं, बहुत थोड़ा सा खुलता है, कुछ में बहुत ज़्यादा खुलता है, कुछ में थोड़ा कम खुलता है, कुछ में बहुत कम खुलता है। तो इस आधार पर जो है जो स्वरों का वर्गीकरण होगा इसको कहते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण
यानी मुख की आकृति कैसी बन रही है। इसके बाद लास्ट है जिह्वा के उपयोग के आधार पर, क्योंकि सभी वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का थोड़ा न थोड़ा हम सहारा जरूर लेते हैं, तो जिह्वा का कैसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसके आधार पर जो भेद होगा उसको कहेंगे जिह्वा के उपयोग के आधार पर। हमने बताया था जिह्वा के 3 भाग हैं। एक तो जिह्वा मूल, जो जिह्वा जो हमारे कंठ से निकलती है जिह्वा, तो जो कंठ के पास जहाँ अटैच है, जहाँ से शुरू हो रही है जिह्वा, उस शुरुआती वाले भाग को कहते हैं जिह्वा मूल। और जिह्वा के ऊपर का जो सरफेस एरिया है उसको कहते हैं जिह्वा मध्य। और जो सामने जो आगे की ओर जिह्वा निकलती है उसको बोलते हैं जिह्वा अग्र। तो किस भाग से कौन से स्वर का उच्चारण करते हैं उसके आधार पर बोलते हैं जिह्वा के उपयोग के आधार पर। तो ये 5 आधारों पर आज हम स्वरों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। तो देखिए, स्वर तंत्री में कंपन या तारत्व प्रभाव के आधार पर स्वरों के 2 वर्गीकरण, बल्कि सभी वर्णों के, ये सभी वर्णों के वर्गीकरण इन आधारों पर किए जाते हैं। जब व्यंजन पढ़ाएंगे तो फिर व्यंजनों का वर्गीकरण भी इन आधारों पर बताएंगे। अभी स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, स्वर तंत्री में कंपन या तारत्व प्रभाव के आधार पर 2 तरह के वर्ण होते हैं, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष का मतलब जिसमें घोष कम होता है, घोष का मतलब होता है नाद या गूंज। और कब गूंजेगा? जब स्वर तंत्री में कंपन ज्यादा होगा तब गूंज ज्यादा उत्पन्न होगी। तो सघोष उसको कहते हैं जिसमें घोष ज्यादा उत्पन्न हो, गूंज ज्यादा उत्पन्न हो। और ये कब होगा? जब स्वर तंत्री में कंपन जो है ज्यादा होगा। तो सघोष वर्ण उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में ज्यादा कंपन हो, उसको बोलते हैं सघोष वर्ण। और अघोष वर्ण किसको बोलते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन बहुत ही कम हो, नाम मात्र का, नगण्य हो, उसको बोलते हैं अघोष वर्ण। एक और चीज, जिसके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन ज्यादा होगा उस स्वर में मिठास ज्यादा होगी। जैसे तार वाले वाद्य यंत्र, जिन स्वरों को छेड़ने में तारों में झंझनाहट ज्यादा होगी वो स्वर ज्यादा मधुर होता है। तो जितने भी सघोष वर्ण होते हैं वो सभी मृदु वर्ण भी कहलाते हैं। तो जितने भी हमारे स्वर हैं, सभी 11 स्वर को देखेंगे यहाँ पे, तो सभी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। तो सारे के सारे 11 स्वर जो है वो सघोष के अंतर्गत आते हैं। सघोष को कई बार केवल घोष बोला जाता है, कई बार संघोष बोला जाता है। ये तीनों टर्म याद रखिएगा। सघोष जिसमें उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन ज्यादा हो और गूंज ज्यादा पैदा हो, उसको बोलते हैं सघोष। इसी को घोष भी बोलते हैं, इसी को संघोष बोलते हैं। और चूंकि गूंज ज्यादा पैदा होगी तो वो ज्यादा मीठा होगा, इसको मृदु वर्ण भी बोलते हैं। सभी 11 स्वर जितने भी हैं ये सभी ऑलरेडी सघोष में आते हैं। अघोष में जो है, ये व्यंजन पढ़ते समय बताएंगे, व्यंजनों में सघोष अघोष दोनों होते हैं। स्वरों में केवल सघोष ही सघोष होता है। व्यंजन में अगर देखें तो सघोष अघोष दोनों होता है, इसलिए अघोष की कैटेगरी में कोई भी स्वर नहीं आता है। इतना याद रखना है। अघोष जो होगा जिसमें कंपन कम होगा, ऐसे वर्णों को कठोर वर्ण भी कहते हैं, परुष वर्ण भी कहते हैं। परुष का मतलब भी कठोर ही होता है, क्योंकि जब झंझनाहट कम होगी तो टन टन, जैसे ऐसे टन टन आवाज आएगी। तो जहां जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कम कंपन होगा वो आवाज उतनी मधुर नहीं होगी, उन वर्णों का उच्चारण उतना मधुर नहीं होगा, इसलिए उनको कठोर या परुष वर्ण कहते हैं। तो चूंकि सारे स्वर जो है सघोष होते हैं, सभी के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन ज्यादा होता है, इसलिए सभी मृदु कहलाते हैं, कटु स्वर नहीं है। तो ये कॉलम जो है खाली है। इसके बाद मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होगी उसको अल्प प्राण कहेंगे। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण वायु, वायु, ऑक्सीजन। तो जिनके उच्चारण में जो है प्राण वायु बहुत कम निकलेगी उनको अल्प प्राण कहेंगे। जिनके उच्चारण में प्राण वायु ज्यादा निकलेगी उनको महाप्राण कहेंगे। अब जो है यहां जो है स्वरों का निर्धारण बदल गया। ऊपर जो है सारे स्वर सघोष में आते हैं, लेकिन यहाँ अल्प प्राण और महाप्राण में देखें तो जितने भी 11 स्वर हैं, सभी 11 स्वर वो
अल्प प्राण की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि स्वरों का उच्चारण करते समय मुख से वायु बहुत कम निकलती है, इसलिए सभी स्वर जो है वो अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण की कैटेगरी खाली है, लेकिन जब व्यंजनों का वर्गीकरण इसी आधार पर हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ व्यंजन अल्प प्राण भी हैं, कुछ व्यंजन महाप्राण भी हैं। तो ये हो गया हमारा स्वर तंत्री में कंपन या तारत्व प्रभाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें सभी स्वर सघोष होते हैं, और मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो ये टर्म याद रखिएगा, अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। अब चलते हैं आगे के जो आधार हैं उन पर। यह है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ की बनावट कैसी होती है उसके आधार पर वर्गीकरण है। दो वर्ग बनाए गए हैं, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ जो है वो वृत्त की तरह से हो जाते हैं, जैसे ऊ वृत्त की तरह से हो जाते हैं, इसी तरह से ऊ दीर्घ ऊ, इसी तरह से ओ, औ। और एक और वर्ण जो आगत स्वर में कहलाता है, आगत स्वर के अंतर्गत आता है, जैसे डॉक्टर, मॉल, कॉल, अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनको लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आ के ऊपर इस तरह से अर्धचंद्र लगाया गया होता है। तो ये भी एक स्वर है जिसको मानक वर्णमाला में जगह दिया गया है। तो ये जो स्वर हैं, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ, औ और अ, ये सभी जो है इनके उच्चारण में मुख जो है ये गोल वृत्त बना रहा है। अ, उ, ये होठ जो है गोल बन रहा है, तो इसको कहते हैं वृत्तमुखी। वृत्त बना रहा है तो इसको कहेंगे वृत्तमुखी। दूसरा आवृत्तमुखी, यानी वृत्त को छोड़ करके और किसी तरह से अगर होठ की आकृति हो रही है तो उसको आवृत्तमुखी कहेंगे। जैसे अ में पूरा गोल नहीं हो रहा, हल्का सा मुंह खुल रहा है, ऐसे खुल रहा है मुंह जो है वो इस तरह से खुले। आ को मुंह पूरा खुल रहा है, लेकिन होठ जो है होठों की कोई आकृति नहीं बन रही। ई बोलते समय मुंह ऐसे खुल रहा है, ई। फिर री बोलते समय मुंह ऐसे खुल रहा है। ए बोलते समय मुंह होठ ऐसे खुल रहा है। ए, तो ये जो है आ, ई, री, ए, ओ, ए तक है। तो ये जो है इनको बोलते समय हमारे होठ जो है वृत्त की तरह से गोल नहीं हो रहे हैं, तो इसको आवृत्तमुखी बोलेंगे। जबकि वृत्तमुखी में ऊ, ओ, औ, आ, ये वृत्तमुखी हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई आप देखेंगे, स्वरों के हिसाब से देखेंगे तो चार स्वर जो है वो वृत्तमुखी में आते हैं, क्योंकि ये तो आगत स्वर है। तो इसको आप अलग से नोट करिए, 4+1। और आवृत्तमुखी में कितने हैं, 2, 4, 6, 7, इनकी संख्या है 7। तो ये 4 जो है वृत्तमुखी स्वर हो गए और 7 जो है वो आवृत्तमुखी स्वर हो गए वर्णमाला में। और एक दूसरा जो है आगत स्वर जो है ये भी है। तो ये हो गए वृत्त होठों की आकृति के आधार पर। अब चलते हैं बाकी जो 2 बचे हुए हैं उनके आधार पर देख लेते हैं। अब देखते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, संवृत्त, अर्धसंवृत्त, अर्धविवृत्त और विवृत्त। सबसे पहले तो हम इनका अर्थ देख लेते हैं, इनका अर्थ क्या हुआ। संवृत्त, संवृत्त का मतलब होता है जो बिल्कुल बंद सा हो, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट बंद हो। संवृत्त, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह हमारा ऑलमोस्ट बंद होता है, बहुत कम खुलता है, उसको बोलते हैं संवृत्त। इसके ठीक अपोजिट है, इस साइड में है विवृत्त। विवृत्त का मतलब होता है पूरा खुला हुआ। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहां से पहले इसको समझेंगे, संवृत्त का मतलब ऑलमोस्ट बंद, और दूसरा है विवृत्त मतलब पूरा खुला हुआ। और इसके बाद इस संवृत्त का दूसरा फॉर्म है अर्ध संवृत्त, मतलब आधा बंद, पूरा बंद नहीं बल्कि आधा बंद, या यूं कहें कि अर्ध संवृत्त को वो ईषत् संवृत्त भी बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा। ईषत् मतलब थोड़ा सा। तो ये दोनों टर्म अर्ध संवृत्त और ईषत् संवृत्त मतलब थोड़ा बंद। संवृत्त का मतलब बंद अच्छी तरह से, और अर्ध संवृत्त का मतलब थोड़ा सा बंद। अब इधर से चलिए, विवृत्त का मतलब होता है पूरा खुला हुआ, और अर्ध विवृत्त मतलब थोड़ा खुला हुआ। तो ये 4 टर्म हैं, थोड़ा कठिन है, लेकिन आप ध्यान से कॉन्सेप्ट से अगर समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। संवृत्त मतलब बंद,
अर्ध समृत मतलब थोड़ा बंद, मतलब थोड़ा खुला हुआ। अर्ध विवृत, विवृत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ, अर्ध विवृत का मतलब थोड़ा खुला हुआ। तो ये इसका क्रम है। अब इसमें देखिए, जब स्वरों पर आप ध्यान देंगे और मुंह से बोलकर उच्चारण करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखने में ये टर्म आपको कठिन लग रहे हैं, लेकिन आपको समृत और विवृत ये दो याद हो गए तो अपने आप ये अर्ध समृत है और इधर से जो है ये अर्ध विवृत है, ये याद हो जाएगा। अब स्वरों को देखिए कि कौन कौन से स्वर इसमें आते हैं। समृत मतलब लगभग मुंह पूरी तरह से बंद है, आप समझ लीजिए। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ, री। ई, जब ई बोलते हैं तो हमारा मुंह बहुत ही कम, लगभग बंद सा ही है। देखिए होठ खुल रहा है, आप देखिए होठ पर ध्यान मत दीजिएगा। होठ ओष्ठाकृति वाला हम पहले पढ़ चुके हैं, वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। ये मुंह के खुलने की बात कही जा रही है। इसमें मुखाकृति का मतलब मुंह खुलना चाहिए, मुंह खुलना या बंद होना चाहिए। तो जब हम ई बोलते हैं तो ई बोलते से हमारा होठ तो खुल रहा है लेकिन मुंह नहीं खुल रहा, ऐसे मुंह नहीं खुल रहा है। तो संवृत्त का मतलब होता है होठ से मतलब नहीं, मुंह बहुत ही कम खुल रहा है, ऑलमोस्ट बंद है। ई, उ। दांत जब उठेगा तब माना जाएगा कि मुंह खुल रहा है। दांतों के बीच में गैप जब बनेगा तब माना जाएगा मुंह खुल रहा है। होठ खुलने से मतलब नहीं है, मुंह खुलने से। तो ई, उ, री, ये बोलने से होठ, मुंह जो है बहुत कम खुल रहा है, इसको समृत स्वर में रखा गया। इसके बाद ईषद समृत, थोड़ा सा जो खुलता है। ए बोलते समय थोड़ा सा खुल रहा है। ओ बोलते समय भी थोड़ा सा मुंह खुल रहा है। तो ए और ओ, इसको ईषद समृत या अर्ध समृत में रखा गया है। अब आइए देखिए अर्ध विवृत में। अर्ध विवृत का मतलब जो थोड़ा सा खुल रहा हो, मतलब ईषद समृत से थोड़ा और ज्यादा। क्रम से अगर देखें तो ये सबसे ज्यादा बंद रहेगा समृत, इससे थोड़ा सा अर्ध समृत का मतलब थोड़ा सा बंद, यानी थोड़ा खुला हुआ, यानी इससे थोड़ा ज्यादा ये खुलेगा। और अर्ध विवृत का मतलब आधा खुला हुआ, इसका मतलब ये अर्ध समृत से भी थोड़ा ज्यादा खुलेगा, तो ये थोड़ा और खुलेगा। और यहां जाकर विवृत मतलब पूरा खुल जाएगा। तो ये क्रम से है, बंद, थोड़ा सा खुला हुआ, थोड़ा और खुला हुआ और पूरा खुला हुआ। ये इस क्रम में ये रखे गए हैं, समृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्ध विवृत और विवृत। तो पहले आप इन दोनों को याद करेंगे, समृत और विवृत को, फिर इधर से अर्ध समृत करेंगे और इधर से अर्ध विवृत करेंगे। ये इनका क्रम है। और खुलने के आधार पर देखें तो यहाँ मुंह ज्यादा बंद होगा, यहाँ थोड़ा ज्यादा खुलेगा, यहाँ थोड़ा और खुलेगा और यहाँ बिल्कुल खुल जाएगा। तो ये अर्ध समृत, देखिए ये बता दिया हमने कि इसमें मुंह लगभग बंद सा होता है, केवल होठ खुलते हैं। यहाँ पर क्या है, होठ तो खुल ही रहे हैं, मुंह भी खुल रहा है, यानी दांतों के बीच में गैप पैदा हो रहा है। ए, ओ, ये अर्ध समृत हो गया। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत में आता है अ होता है, तो ए ओ से ज्यादा खुलता है अ में। उसके बाद ए, उसके बाद औ, उसके बाद अ जो है ये अंग्रेजी वाला है, आगत स्वर। तो इसमें तीन आ गए, ए औ, ये इसके साथ साथ अ आ गया। विवृत स्वर में केवल हमारा एक बचा जिसमें पूरा मुंह खुलता, आ में पूरा मुंह खुलता है। तो विवृत स्वर में केवल एक ही स्वर आता है। अगर संख्या इनकी याद करनी हो तो समृत स्वर में ई, उ, री कितने हो गए? ये 4, 5 हो गए। समृत हो गया 5, अर्ध समृत कितने हो गए? 2, और अर्ध विवृत कितने हो गए? ये 3 स्वर हिंदी के हैं और प्लस एक जो है आगत वाला है, तो 3 + 1 हो जाएगा। इसको हम यहां लिख देते हैं, यह है 3 + 1। और विवृत स्वर की संख्या है केवल एक ही है। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। अभी हम एक और चार्ट बना करके आपको बता रहे हैं जिसमें आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं। अगला एक बार पढ़ लेते हैं। जिह्वा के उपयोग के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम एक कंबाइंड चार्ट में इन दोनों को दिखाएंगे तो आपको आसानी से याद होगा। अब देखिए, जिह्वा के उपयोग के आधार पर हमने बताया था जिह्वा के 3 भाग हैं, जिह्वा मूल, मध्य जिह्वा और जिह्वा अग्र।
नीचे से हमेशा जब भी मुख्य अवयवों का काउंटिंग या नंबरिंग करें तो नीचे से करें, इससे आपको याद होने में आसानी रहेगी, क्योंकि जो ध्वनि निकलती है वो नीचे से ही वायु निकलती है। तो एक क्रम आपको रहेगा, और हमारे जो हिंदी वर्णमाला में जो भी चीज़ें सजाई गई हैं वो क्रम से सजाई गई हैं, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। देखिए, अग्रभागीय जिह्वा के उपयोग के आधार पर, यानी जिह्वा के अग्रभाग से आगे वाला भाग जो लपलपाता, उससे जिन वर्णों का उच्चारण होगा या उसका सहयोग जिन वर्णों के उच्चारण में लिया जाएगा उनको कहेंगे अग्रभागीय स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अगले भाग से होगा उसको अग्रभागीय स्वर कहेंगे। इसके बाद होता है मध्यभागीय, जिह्वा का मध्य जो सरफेस वाला भाग है उसका सहयोग जिनके उच्चारण में ज्यादा लिया जाएगा उसको कहेंगे मध्यभागीय स्वर। इसके बाद होता है पश्चभागीय स्वर। पश्च भाग मतलब जिह्वा के पिछले भाग से या जिह्वा मूल से जिनका सहयोग, जिनके उच्चारण में सहयोग लिया जाएगा उनको कहेंगे पश्चभागीय या जिह्वा मूलीय। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको, जिह्वा मूलीय स्वर कौन सा है, निम्नलिखित में से जिह्वा मूलीय स्वर कौन सा है, या निम्नलिखित में से अग्रभागीय स्वर कौन सा है, या निम्नलिखित में से किस स्वर का जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारण होता है। ये सब क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। तो आप देखिए इसमें अग्रभागीय में कौन कौन से आते हैं, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, री, ए, ये आते हैं अग्रभागीय में। इसी तरह मध्यभागीय में केवल एक ही स्वर है, अ आता है मध्यभागीय स्वर में। पश्चभागीय या जिह्वा मूलीय एक ही बात है, पश्चभागीय या जिह्वा मूलीय एक ही बात है। इसमें आ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ, औ, एक अंग्रेजी वाला जो अ है, जो कॉल मॉल, इसमें जो यूज होता है अ, ये सभी मिलकर के पश्चभागीय हैं। संख्या के आधार पर देख लीजिए, अग्रभागीय में कितने हैं, ई, री, ए, यानी कुल 5 वर्ण हैं। अग्रभागीय में 5 स्वर हैं। इस तरह मध्यभागीय में एक ही स्वर है। पश्चभागीय में आपके 5 तो ये हिंदी वाले स्वर हैं, 5 तो अपने हिंदी के स्वर हैं, एक जो है अंग्रेजी वाला अ है, तो 5+1 इसको करेंगे, 5+1। तो ये अगर आपसे कोई पूछे पश्चभागीय स्वर हिंदी में कितने हैं तो 5 हैं। अगर 5 ऑप्शन नहीं है, हो सकता है 6 हो, इसका मतलब इस अ को जोड़ के भी पूछ रहा है तो 5+1 होगा। तो इसको आपको याद रखने का तरीका क्या है, जिह्वा मूली और इसके पहले जो मुखाकृति वाला, इन दोनों को जोड़ करके एक चार्ट बनाया जा सकता है जिसमें दोनों को व्यवस्थित किया जा सकता है। उसको चार्ट के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा। याद करने का तरीका देख लेते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, इसमें वर्टिकल जो विभाजन किया गया है, कॉलम वाइज विभाजन किया गया है, वो जिह्वा के स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। इसमें पहला कॉलम है जिह्वा अग्रभागी, यानी इसमें जिह्वा से अग्रभाग से उच्चरित होने वाले स्वर हैं। इसके बाद जिह्वा मध्य, जिह्वा के मध्य भाग से उच्चरित होने वाले स्वर हैं इसमें। और इसके बाद जिह्वा मूलीय, यानी जिह्वा के पश्च भाग से उच्चरित होने वाले स्वर इसमें हैं। इसी तरह से जो हॉरिजेंटल यानी रो वाइज जो विभाजन किया गया है वो मुखाकृति के आधार पर विभाजन किया गया है। इस पूरे रो में जो है समृद्ध स्वरों को रखा गया है। इसके बाद इस बीच वाले रो में जो है अर्ध समृद्ध स्वरों को रखा गया है। उसके बाद अर्ध विवृत्त स्वरों को रखा गया है, और सबसे नीचे जो है वो विवृत्त स्वरों को रखा गया है। तो इसमें देखिए आपका ह्रस्व ई, दीर्घ ई और री, ये जिह्वा से अग्रभाग से उच्चरित होता है और साथ में विवृत्त स्वर है। इसी तरह जिह्वा के मध्य भाग से अगर उच्चरित होने वाले शब्द देखें तो समृद्ध कैटेगरी में कोई नहीं है। जिह्वा मूलीय में अगर देखें तो जिह्वा मूल से समृद्ध कैटेगरी और जिह्वा मूल से उच्चरित होने वाला जो स्वर है वो ऊ और ऊ है, ह्रस्व और दीर्घ ऊ है। इसके बाद अर्ध समृद्ध में आ जाइए। अर्ध समृद्ध और जिह्वा अग्रभागी स्वर है ए। अर्ध समृद्ध और जिह्वा मध्य भाग से उत्पन्न होने वाला स्वर नहीं है। अर्ध समृद्ध और जिह्वा मूलीय स्वर है ओ। इसी तरह से अर्ध विवृत्त में देखें, अर्ध विवृत्त और जिह्वा अग्रभागीय स्वर है ए। अर्ध विवृत्त और जिह्वा मध्य वाला स्वर है अ, और अर्ध विवृत्त जिह्वा मूलीय स्वर है औ, और अंग्रेजी वाला अ, अंग्रेजी वाला जो अ है वो है। और विवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर में देखें तो जिह्वा अग्रभागीय में कोई विवृत्त स्वर नहीं है, जिह्वा मध्यभागीय में कोई विवृत्त स्वर नहीं है, जिह्वा मूलीय स्वर में आ है।
आ जो है एकमात्र हमारा विवृत स्वर है और वो जिह्वा मूलीय कैटेगरी में है। तो इस चार्ट के माध्यम से दोनों एक साथ आप याद कर सकते हैं, एक तो मुखाकृति के आधार पर जो स्वरों का विभाजन है और दूसरा जो जिह्वा के उपयोग के आधार पर जो स्वरों का विभाजन है, ये दोनों इस चार्ट के आधार पर याद कर सकते हैं। अगर केवल जिह्वा अग्रभागी स्वरों को पूछा जाता है तो ये सभी स्वर इसमें शामिल होंगे, ई री ए, ये सभी अग्रभाग से उच्चरित होंगे। अगर जिह्वा मध्य पूछा जा रहा है तो जिह्वा मध्य से उच्चरित होने वाला केवल एक ही वर्ण है अ। और जिह्वा मूलीय स्वर अगर पूछे जाते हैं तो ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ, औ और आ, ये सभी जिह्वा मूलीय हैं। इसी तरह से अगर केवल समृद्ध वाला पूछा जा रहा है तो इस पूरे रो को उठा लेंगे, ई री उ, ये सब समृद्ध हैं क्योंकि इनमें मुंह बिल्कुल बंद रहता है, बहुत ही नाम मात्र का खुलता है। अर्ध समृद्ध में देखें तो ए, ओ, ये अर्ध समृद्ध में खुलता है, थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। अर्ध विवृत थोड़ा उससे ज्यादा खुलता है, जैसे ए, औ। विवृत स्वर केवल एक है हिंदी में, आ, जिसमें पूरा मुंह खुलता है। तो इस चार्ट के माध्यम से दोनों वर्गीकरण याद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्वरों के वर्गीकरण जितने आधार पे होते हैं या जितने भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी आधार पे स्वरों का वर्गीकरण हमने बता दिया। अब व्यंजन का वर्गीकरण बचा हुआ, अगले वीडियो में 2 वीडियो इसमें भी लगेंगे। अगले 2 वीडियो में व्यंजनों का किन किन आधारों पर वर्गीकरण हुआ है उसको विस्तार से बताएंगे। फिर एक कंबाइंड चार्ट के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे, स्वर और व्यंजन दोनों को एक साथ रख करके। पहले व्यंजनों का स्पेशल जो वर्गीकरण है उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।